प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है, ये बयान उन्होंने क्यों दिया, इसकी डिटेल्स आपके साथ रखेंगे सामने। इसके अलावा साथ ही पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने कैसे बीजेपी को घेरा है, आपको ये भी बताएंगे। और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पे महिला कमांडोज ने कैसे मोर्चा संभाला, ये बताएंगे। तो सबसे पहली खबर 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के बाद बता रहे आपको, कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग वाला वार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इस पर डिटेल से सारी जानकारी आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर बंगाल से सामने आई, जहां एनआईए की टीम पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। और साथ ही तीसरी बड़ी खबर जो आपके सामने होगी, उसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में महिला कमांडोज ने कैसे मोर्चा संभाला है, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने होगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ जो आई है पश्चिम बंगाल से। एनआईए पर हमले को लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। वो आधी रात को रेड करने क्यों गए, ममता बनर्जी ने यह सवाल पूछा है। चुनाव के पहले क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या हर बूथ एजेंट को अरेस्ट कर लिया जाएगा? बीजेपी को सपोर्ट कर रही है एनआईए, ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी के। ওরা কেন পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি কেন করছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ তুলি। आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। आज पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ तो 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पहुंची थी, जिन पर हमला किया गया था। सवाल यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमले के पीछे किसकी साजिश है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर 5 जनवरी 2024 की है, जहां संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम को भी इसी तरीके से हमला किया गया था, उन पर टारगेट किया गया था उन्हें। केंद्रीय एजेंसियों पर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमले हो रहे हैं, इसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब ताज़ा मामला 6 अप्रैल 2024 का है, जहां पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पहुंची थी, जिन पर हमला किया गया। लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी अब एनआईए को ही घेर रही है, ये कहते हुए कि एनआईए आखिरकार देर रात छापेमारी क्यों कर रही है। एनआईए पर हमला, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इसको लेकर शिकायत की है। राज्य चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत की है एनआईए की टीम पर जिस तरीके से हमला हुआ पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचे हैं बीजेपी के नेता शिकायत दर्ज कराने। इस बीच राजस्थान के पुष्कर से प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, रुख करते हैं सीधा। हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले
सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन या तो घोटालों थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है अब चर्चा
पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। अब खबरें अपराधियों पर कस रहे कानून के शिकंजे की आती हैं। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे? साथियों, गरीब और वंचित वर्ग की तरह ही कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। मेरी माताएं बहनें, आपकी ये जो जागरूकता है ना, ये कांग्रेस को उसके पिछले अनेक दशकों के पाप का जवाब मांगने के लिए तैयार हो गई है शक्ति। आजादी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी देश की करोड़ों बेटियों का जीवन
कष्ट में बीता, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 19 अप्रैल और 26 अप्रैल कमल पे बटन दबाकर ये कांग्रेस को कड़ी सजा देने का समय आ गया है। आप सोचिए, शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान झेलना पड़ता था। हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक विधि के लिए या तो सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, या तो सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था, और दिन भर मेरी माताएं बहनें पीड़ा झेलती थी। क्या ये पीड़ा उनको महसूस नहीं हुई? मैं गरीब मां का बेटा हूं। इसलिए हर मां का दुख दर्द भली भांति समझता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। 4 जून 400 पार का नारा भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस रैली में दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां जयपुर से सोनिया गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला भी देखा गया। राजस्थान में आज दोनों बड़ी पार्टी के नेता मौजूद थे। मोदी जी लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। इस दौरान सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया, देश में चारों तरफ अन्याय का अंधकार बढ़ा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। आरोप यह भी लगाया गया कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है। लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। आज की परिस्थितियां क्या है आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी। क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं। जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं।
और अब चुनाव की तैयारियों के बीच देखिए नेताजी का चुनावी रंग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से लोकसभा के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान रायसेन में प्रचार के दौरान एक आदिवासी के घर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं और रात्रि भोजन इस दौरान उन्होंने किया। शिवराज सिंह के साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। ये तमाम बातें इस दौरान कही गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदिवासी के घर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने खाना भी खाया। इस वक्त जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए। खबर उत्तर प्रदेश से अमरोहा नॉमिनेशन सेंटर के बाहर एक अलग ही नजारा दिखा। वहां नॉमिनेशन सेंटर के बाहर एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया क्योंकि उसका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। नॉमिनेशन करने वाला शख्स पेशे से ऑटो ड्राइवर। तो पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को समझाया कि आपके पास प्रस्तावक नहीं है, आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, लेकिन नॉमिनेशन करने गया ऑटो ड्राइवर लगातार रोता दिखा। तस्वीरें आप देखिए जरा। जब आप एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया फिर आपका नामांकन गलत हो गया। मरने के बाद कैसे कर रहे हैं आप? पानी वाली ला दो उनके लिए, पानी ला दो। अरे तो ला दोगे, उसका समय सीमा खत्म हो गई। एक निर्धारित समय सीमा होती है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने पब्लिक मीटिंग की। लोगों के से कांग्रेस को वोट देने की अपील इस दौरान उन्होंने की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। हमीरपुर में सुक्खू की ओर से कहा गया कि दावा करने से कुछ नहीं होता है, जनता की अदालत में ही जीत हार का फैसला होता है। कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली को अमरोहा में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वोट मांगने पहुंचे दानिश अली का लोगों ने विरोध किया। ये तस्वीरें आप देखिए अमरोहा से सामने आई, जहां लोगों का आरोप है कि अमरोहा की जनता ने 2019 में दानिश अली को सांसद बनाया, लेकिन दानिश अली ने अमरोहा में कोई काम किया ही नहीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो अमरोहा में आना ही भूल गए और ऐसे में गुस्से का सामना करना पड़ा दानिश अली को। दानिश अली पहले बीएसपी के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इस बार उन्हें अमरोहा से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में जब वो जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचे तो जनता के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा, क्योंकि वहां के लोगों का आरोप है कि अमरोहा में चुनाव जीतने के बाद दानिश अली नजर ही नहीं आए। बिहार के दरभंगा में 13 मई को वोटिंग है। बीजेपी सांसद और प्रत्याशी गोपाल ठाकुर जनता से वोट मांगने पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें घेर लिया। दरभंगा एम्स का काम पूरा नहीं होने पर लोगों ने उनका विरोध किया। बीजेपी उम्मीदवार गोपाल ठाकुर ने इसे विपक्ष की साजिश बता दिया। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजकल मिशन साउथ पर है। धुआंधार प्रचार और रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने चेन्नई में भी रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार आरसी पॉल कनगराज के लिए वोट मांगा। स्मृति ईरानी के रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ी थी। तस्वीरें आपके सामने। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गाजियाबाद में होगा। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। रोड शो से पहले गाजियाबाद में सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है।
तो कई सारे रूट्स पर डायवर्जन भी किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पुख्ता की गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। आइए गाजियाबाद से ही सुमंत कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमंत, बताइए गाजियाबाद में इस वक्त किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले? अब बिल्कुल देखिए प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं उसी अंबेडकर रोड पे जो मालीवाड़ा चौक है उस चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ से देखिए मैं दिखाऊं, ये पीछे जो आप व्हाइट कलर के पर्दे दिख रहे हैं, यहाँ एक मंच बनाया गया है रोड शो के लिए। प्रधानमंत्री सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे और इस पे जो स्थानीय नेता है प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और ये स्टेज जो देखिए, इसी स्टेज पे स्वागत के बाद ये अंबेडकर रोड है, दो हिस्से हैं। ये जो आप ब्लॉकेज देख रहे हैं, यहाँ पूरे रास्ते पे तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में इसी तरह से ये ब्लॉक किए गए हैं। यहाँ नेताओं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, ये तमाम लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। वहीं रोड का जो दूसरा हिस्सा है, वहां से प्रधानमंत्री का जो काफिला है रोड शो का, वो शुरू होगा। और ये जो मालीवाड़ा चौक है, यहाँ से लेकर चौधरी मोड़ तक जाएगा। इस पूरे रास्ते पे अगर आप आगे मैं आपको दिखाऊं, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। जब यूपी पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी डिप्लॉय किया गया। पूरे रास्ते पे होर्डिंग्स लगा दी गई है, पार्टी के झंडे लगा दिए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्त एवं भव्य स्वागत की पूरे रास्ते पे तैयारी की गई है। इधर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए राम मंदिर का रेप्लिका भी यहाँ पे तैयार किया गया है। और एक सबसे अहम बात मैं बता दूं प्रतिमा, कि हर 70 मीटर के दायरे में एक ब्लॉकेज बनाया गया है और वहां छोटे छोटे स्टेज बनाए गए हैं। और उस स्टेज पे अलग अलग राज्यों के कलाकार, यानी पंजाब के, हरियाणा के, बंगाल के, केरल के, सभी राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पे स्टेज पे वहाँ के पारंपरिक परिधान में, चाहे वहाँ का नृत्य हो या लोक संगीत हो, वो पेश करेंगे। तो एक तरीके से सियासत के साथ साथ सांस्कृतिक झलक भी इस पूरे रोड शो में दिखेगी। और आप ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रधानमंत्री के लगाए गए हैं। आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, विश्वास देश का, गारंटी मोदी की। पूरे रास्ते को इसी तरह से इस पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में 32 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। हर ब्लॉक्स के अलग सिक्योरिटी है। और आप ये पूरी तस्वीरें देखिए, ठीक है, इस पूरे रास्ते को कल से ही ब्लॉक कर दिया गया है। तो देखिए एक एंड पर सुमंत कुमार मौजूद है, तो दूसरे छोर से हमारे साथ गाजियाबाद से ही पीयूष पांडे जुड़ गए, क्योंकि हम आपको अलग अलग तस्वीरें इस रोड शो से पहले की लगातार दिखा रहे हैं। पीयूष, बताइए आपने आसपास आप किस तरीके की तैयारी और हलचल देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोग स्वागत के लिए अभी से यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरी तरफ कि यहाँ से जो कलेक्ट्रेट से रास्ता आ रहा है और जो चौधरी मोड़ के लिए जा रहा है, इस रूट पर पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर पास ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी है और साथ ही लोग बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा, जहाँ पर ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के ब्लॉक्स लगाए गए हैं ताकि एक लिमिटेड संख्या में ही लोग यहाँ पर आ सकें। बाकी जो आम जनता के लिए रखी गई है जगह, वो दूसरे छोर पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि उस छोर पर यानी कि मेरे बाएं छोर पर आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर खड़े हुए हैं और वहीं से वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका लक्ष्य है 400 सीटों का, उसके लिए यहाँ पर जो रोड शो हो रहा है उसको लेकर के जनता के साथ यहाँ पर सीधे तौर पर कनेक्ट होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और करीब 150 मीटर पहले ये रास्ता रोक दिया गया है और ये रास्ता सीधे कलेक्ट्रेट से चौधरी मोड़ तक जाता है और पूरे ही रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों ही छोर से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के बीचों बीच जो रोड शो करेंगे उसमें अपने 400 सीटों के लक्ष्य के चलते जनता से यहाँ पर कनेक्ट होंगे, उनसे मिलेंगे और साथ ही ये संभावना बनती है कि लोगों से सुमंत हम तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले तैयारियां की गई है, उसको लेकर आप दोनों लगातार नजर बनाए रखें।